नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इस्तेमाल, और ख़ास तौर पर ये कि बीमारियों का पहले पता लगाने में ये कैसे मदद कर रहा है। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है और हम उसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये जो शुरुआती पहचान है ना, अर्ली डिटेक्शन जिसे कहते हैं, और सही निदान, यही किसी भी मरीज के लिए अच्छे नतीजों की बुनियाद है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर मशीन लर्निंग, जो एआई का ही एक हिस्सा है, वो काम आता है। ये सिस्टम मतलब बहुत सारे मेडिकल डेटा को देखकर पैटर्न पकड़ सकता है। अच्छा। ऐसे पैटर्न जो शायद हम इंसानों से छूट जाएं, और वो भी गंभीर लक्षण दिखने से काफी पहले। तो आज हम खास तौर पर ये देखेंगे कि पाइथन आधारित एमएल मॉडल कैसे, जैसे कैंसर है, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, इन स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने में कैसे क्रांति ला रहे हैं। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रोग भविष्यवाणी, ये फंडा क्या है, ये काम कैसे करता है असल में? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये मरीज के डेटा का इस्तेमाल करता है। जैसे उनकी उम्र हो गई, लाइफस्टाइल कैसा है, पुरानी बीमारियों का इतिहास, लैब टेस्ट के नतीजे वगैरह, इन सब को मिलाकर ये अंदाजा लगाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी होने का कितना रिस्क है, कितनी संभावना है। ओके। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करते हैं, वो हजारों पुराने मरीजों के डेटा से सीखते हैं। वो पैटर्न पहचानते हैं कि कौन से लक्षण किस बीमारी से जुड़े हैं, और फिर उस सीख के आधार पर नए मरीजों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। ये तो सुनने में काफी पावरफुल लगता है। तो असल दुनिया में मतलब प्रैक्टिकली कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये? लेख में कैंसर का जिक्र था। हाँ, कैंसर में। देखिए, कैंसर में लक्ष्य होता है बीमारी को स्टेज 0 या स्टेज 1 में ही पकड़ लेना। बिल्कुल, जब इलाज सबसे आसान होता है। एग्जैक्टली। जब इलाज सबसे ज्यादा कारगर होता है, तो एआई मॉडल क्या करते हैं, वो खून की जांच के नतीजे या स्कैन जैसे सीटी, एमआरआई या फिर जेनेटिक जानकारी, इन सब का विश्लेषण करते हैं। अच्छा। और खास तरह के मॉडल होते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल। ये डेटा को बांटते हैं कैंसर है या नहीं जैसी श्रेणियों में। ये ट्यूमर के साइज या किसी खास जीन की एक्टिविटी, ऐसी बारीक चीजों को भी पकड़ सकते हैं। तो इसका सीधा असर होता होगा? हाँ, सीधा असर होता है बेहतर सर्वाइवल रेट पर, और इलाज का खर्चा भी कम होता है। कई बार एआई उन सूक्ष्म बदलावों को पकड़ लेता है जो शायद डॉक्टर की नज़र से भी चूक जाएं शुरुआत में। सही है। कैंसर के अलावा दिल की बीमारियां भी, वो भी एक बड़ा एरिया है जहां एआई यूज हो रहा है ना? निश्चित रूप से दिल की बीमारियों के लिए एआई मॉडल कई चीजें एक साथ देखता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ईसीजी के नतीजे, मरीज को कसरत करने पर सीने में दर्द होता है या नहीं, ऐसी कई चीजों को मिलाकर वो दिल के दौरे के खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पारंपरिक तरीकों से बेहतर है? रिसर्च तो यही बताती है। ग्रेडियंट बूस्टिंग और रैंडम फॉरेस्ट जैसे जो थोड़े एडवांस्ड एमएल मॉडल हैं, वो अक्सर ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ तौल सकते हैं। लेख में पार्किंसंस और अल्जाइमर का भी जिक्र था, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। जी, पार्किंसंस के लिए एआई मॉडल व्यक्ति की आवाज में जो बहुत हल्के बदलाव आते हैं ना। अच्छा, आवाज से? हाँ, आवाज के फीचर्स या हाथ कांपने के पैटर्न या फिर चलने का तरीका, मतलब गेट मैट्रिक्स, इनका विश्लेषण करके बीमारी का बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं। कमाल है। और अल्जाइमर के लिए दिमाग के एमआरआई स्कैन और साथ में कॉग्निटिव टेस्ट, मतलब याददाश्त या सोचने समझने की क्षमता वाले टेस्ट, उनके स्कोर को मिलाया जाता है। और फिर एक्सजी बूस्ट और न्यूरल नेटवर्क जैसे जो पावरफुल मॉडल हैं, वो क्लिनिकल और इमेजिंग डेटा दोनों को मिलाकर डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण पकड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वाकई। अच्छा, ये सब मॉडल बनाने के लिए आपने पाइथन का जिक्र किया था। कौन से खास टूल्स हैं जो इसमें मदद करते हैं? हाँ, पाइथन का इकोसिस्टम इस काम के लिए बहुत ही बढ़िया है। सबसे ज़रूरी है साइकिट लर्न। इसमें लगभग सारे बेसिक एमएल मॉडल और मॉडल को जांचने के तरीके वो सब मिल जाते हैं। ओके। फिर आते हैं एक्सजी बूस्ट और लाइट्स जीबीएम। ये ग्रेडियंट बूस्टिंग पर आधारित है और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। एक्सजी बूस्ट की एक और अच्छी बात है कि वो मिसिंग डेटा, मतलब अगर डेटा में कुछ जानकारी गायब है तो उसे भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। अच्छा। और जाहिर है, डेटा को लोड करने, साफ करने, समझने के लिए पांडाज लाइब्रेरी, ये तो लगभग हर डेटा साइंटिस्ट इस्तेमाल करता ही है। ठीक है। क्या आप एक छोटा सा उदाहरण दे सकती हैं
जैसे दिल की बीमारी की भविष्यवाणी का, कि ये पूरी प्रक्रिया दिखती कैसे होगी? जरूर, बिल्कुल। मान लीजिए हम UCI हार्ट डिजीज डेटा सेट लेते हैं, जो काफी पॉपुलर है। हाँ, सुना है। तो पहला कदम होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग, मतलब डेटा को तैयार करना। इसमें अगर कोई वैल्यू मिसिंग है उसे भरना, टेक्स्ट वाली जानकारी जैसे पुरुष महिला उसे नंबर में बदलना, जिसे एनकोडिंग कहते हैं। और अलग-अलग रेंज वाली संख्याएं जैसे उम्र 20 से 80 तक हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल 100 से 500 तक, तो उन सबको एक स्केल पर लाना, नॉर्मलाइजेशन। ओके, डेटा तैयार हो गया। फिर हम लाइट GBM जैसा कोई मॉडल चुनेंगे और उसे इस तैयार डेटा पर ट्रेन करेंगे, मतलब सिखाएंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए ROC, AUC जैसे मैट्रिक्स यूज होते हैं। ये बताते हैं कि मॉडल बीमार और स्वस्थ लोगों में कितना सही फर्क कर पा रहा है। और आखिर में इस मॉडल को स्ट्रीमलेट या फ्लास्क जैसे टूल से एक आसान वेब ऐप में डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर बस मरीज की जानकारी डाले और उन्हें तुरंत रिस्क का अंदाजा मिल जाए। समझ गया। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं। बिना चीर-फाड़ के जांच हो सकती है, जल्दी पता लगने से इलाज का खर्चा कम हो सकता है, हर मरीज के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बन सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टरों का काम का बोझ भी कुछ हद तक कम हो सकता है, उन्हें डिसीजन सपोर्ट मिलता है। लेकिन हाँ, जैसा कि डॉक्टर पाल के लेख में भी इशारा है, कुछ चुनौतियां और सोचने वाली बातें भी हैं। जैसे कि क्या चिंताएं हैं? सबसे बड़ी चिंता है डेटा की गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी। हाँ, वो तो है। मेडिकल रिकॉर्ड्स बहुत संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। HIPAA, GDPR जैसे नियम हैं जिनका पालन करना होता है। दूसरी चुनौती है पूर्वाग्रह का खतरा, बायस मतलब अगर मॉडल को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो समाज के सभी वर्गों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता, मान लीजिए उसमें किसी एक ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, तो मॉडल के नतीजे उस ग्रुप के लिए तो ठीक होंगे, पर शायद दूसरों के लिए गलत या अनुचित हो सकते हैं। हाँ, ये गंभीर बात है। और तीसरी चीज है इंटरप्रेटेबिलिटी, मतलब व्याख्या करने की क्षमता। डॉक्टरों को ये समझने की जरूरत है कि AI किसी नतीजे पर क्यों पहुंचा। सिर्फ ये बता देना कि रिस्क है काफी नहीं है, क्यों है ये जानना भी जरूरी है, ताकि वो उस पर भरोसा कर सकें। एग्जैक्टली। इसके लिए शैप और लाइम जैसे कुछ टूल्स हैं जो मदद कर सकते हैं मॉडल के फैसले को समझाने में। तो कुल मिलाकर देखें तो AI पर आधारित ये जो रोग भविष्यवाणी सिस्टम है, ये वाकई स्वास्थ्य सेवा को प्रिवेंटिव और पर्सनलाइज्ड केयर की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे scikit-learn, XGBoost, लाइट GBM, पांडाज, ये सब डेटा साइंटिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ऐसे उपकरण बनाना आसान बना रहे हैं जिनसे जानें बचाई जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही सकारात्मक विकास है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल दुनिया डेटा संचालित फैसलों को अपना रही है, तो ये सोचना भी अहम हो जाता है कि भविष्य में इन तकनीकों का हमारी अपनी सेहत की यात्रा पर, मतलब हम सब पर कैसा असर पड़ेगा। सही कहा। और हम टेक्नोलॉजी के फायदों और अपनी निजता और निष्पक्षता, इन सब के बीच सही संतुलन कैसे बना पाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को आने वाले समय में विचार करते रहना होगा।